मेरे दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्री ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हम पर मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाने का कांड किया गया, हरकत की गई और ईरान को प्रेशर में डालने की कोशिश की गई, बजाय हमसे तरीके और सिस्टम के तहत बात करने के, मतलब बातचीत सही तरीके से करने के बजाय पाबंदी लगाना, हम पर प्रेशर बनाना, ऐसी कोई हरकत की गई तो ईरान की तरफ से खतरनाक रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और ईरान पर आज तक मैक्सिमम प्रेशर कभी काम नहीं किया है। सुनिए। این که محاسبات آمریکا چگونه تنظیم بشه در این خصوص هم فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران سابقه بسیار روشنی داره. ما هرگز به زبان فشار و به سیاست فشار جواب نخواهیم داد. این کاملا روشن هست. در عمل ثابت کردیم. وقتی که سیاست فشار حداکثری رو در پیش گرفتند، جمهوری اسلامی ایران سیاست مقاومت حداکثری رو در پیش گرفت و نهایتاً اون سیاست رو به اعتراف مقامات خود آمریکا به شکست کشوند. روشن هست که اگر یک سیاست شکست خورده رو دوباره بخوان اجرا بکنن، دوباره با همون نتیجه مواجه خواهند شد و توصیه ما همواره این بوده که به جای فشار حداکثری عقلانیت حداکثری رو به کار بگیرند. एक तरफ ईरान ने तो ये कह दिया, दूसरी तरफ ईरान कई स्टेज से पीछे हट चुका है। ईरान की आवाज़ में नरमी आई है। ईरान ट्रंप के जीतने के बाद अपनी पॉलिसी को बदल चुका है और ईरान अमेरिका से बातचीत भी करने को तैयार है। ईरान ने ट्रंप से बात करने के लिए भी कह दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से बात भी करने को तैयार है। वहीं ईरान ने सबसे बड़ी बात कह दी है, ईरान राज़ी हो गया है कि हम बॉम्ब लेवल का, परमाणु लेवल का यूरेनियम बनाना बंद कर देंगे। दुनिया से उसने प्रॉमिस किया है, IAEA से प्रॉमिस कर लिया है कि हम इतना यूरेनियम नहीं बनाएंगे जितना यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए होता है। ये ईरान का सबसे बड़ा कदम है। फिर से उधर ईरान के विदेश मंत्री सामने आए इन चीज़ों के बाद और उन्होंने कहा कि अभी हमने गिव अप नहीं किया है, हमारा हक है, राइट है कि हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करें और अपनी रक्षा सुरक्षा करें। سیاست خارجی، دستگاه سیاست خارجی در مورد وعده صادق سوم و اون تغییر محاسباتی که حضرت آقا فرمودند به چه شکلی هست، چه ویژگی هایی داره، اینم چون خیلی سوال شده منم حفظ امانت کردم. اینی که شما باید جواب بدید. اون چه که به ما مربوط بوده، ما اعلام کردیم که عملیات اخیر اسرائیل علیه ایران از نظر جمهوری اسلامی یک تهاجم جدیده. یعنی برخلاف اون که میگه این مثلا در دفاع از خودم بوده یا نه، تهاجمات رو اون انجام داد. उधर सीरिया के विदेश मंत्री पहुंचे हैं ईरान की डेलीगेशन से मुलाकात की है। अमेरिका इजराइल को यही पसंद नहीं है। अमेरिका और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहते कि सीरिया के ऑफिशियल रिश्ते ईरान के साथ हो और सीरिया की गवर्नमेंट ईरान के साथ मिलकर काम करे। ऐसे में सीरिया के डेलीगेशन और सीरिया के विदेश मंत्री जिस तरह से ईरान पहुंच चुके हैं, इजराइल को ये नागवार गुजरने वाला है। इन तमाम चीज़ों के बीच शॉकिंग चीज़ ये है कि कतर के विदेश मंत्री भी ईरान पहुंचे। उल्टा कतर के विदेश मंत्री, ईरान नहीं, कतर के विदेश मंत्री खुद ईरान पहुंचे और ईरान से कई मुद्दों पर उन्होंने बात की है। वहीं एक बार फिर से आपको वो खबर याद होगी कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सपोर्ट में खुला बोला कि हम नहीं चाहते कि इजराइल ईरान पर हमला करे। उसके बाद एक और बड़ा अपडेट आया है कि ईरान और चाइना और सऊदी अरब ने मीटिंग सऊदी अरब के अंदर की है और चीन ने ये मीटिंग सऊदी अरब और ईरान के बीच करवाई है कि जो कुछ वक्त पहले सऊदी अरब और ईरान ने आपस में नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ एग्रीमेंट किए थे, उसी एग्रीमेंट के तहत दोनों देश आगे काम करेंगे। यानी खबर अच्छी है कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर काम करेंगे और अपने बीच की दूरियों को ख़त्म करेंगे। अगले महीने दिसंबर में वियतनाम के अंदर डिफेंस एक्सपो होने वाला है, जिसके अंदर ख़ास बात ये होगी कि ईरान भी अपने हथियार दिखाएगा और इजराइल भी। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, इजराइल की बमबारी में लेबनान में 3 और लेबनीज़ ऑफिशियल सैनिक मारे गए हैं। वहीं उनके हमले, इजराइल के हमले
जो यूएन की मिलिट्री है उन पर भी जारी हैं। अब आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फौज से इजराइल कह रहा था कि हट जाओ, पीछे निकाल लो। अर्जेंटीना ने सबसे पहले अपनी गर्दन झुकाई है। अर्जेंटीना ने अपने बड़े बड़े सैनिकों को जो लेबनान में इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स के तहत तैनात थे वापस बुला लिया है। इंटरनेशनल मिलिट्री यूएन की फोर्स पर एक बार फिर से रॉकेट हमला हुआ, रॉकेट गिरा जिसमें 3 जो है यूएन के फौजी बुरी तरह से घायल हुए हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं हुआ है कि वह रॉकेट हिजबुल्लाह का था या फिर इजराइल का। मेरे दोस्तों, अमेरिका के एनवॉय लेबनान पहुंचे और उन्होंने बयान में कहा कि मैं वापस आया ही लेबनान इसलिए हूं क्योंकि यह मौका है डील करने का, सीजफायर करने का, जंग खत्म करने का। सुनिए। Today we've had just now very constructive talks with Speaker Berry and we have continued to narrow the gaps through the discussions over the last few weeks, and specifically today we continued to significantly narrow the gaps. This is a moment of decision making. I'm here in Beirut to facilitate that decision, but it's ultimately the decision of the parties. मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल का फायदा भी है ये जंग लेबनान में खत्म करने में, क्योंकि लेबनान में मोटा नुकसान इजराइल को हो रहा है। लेबनान सिर्फ और लेबनान के अंदर 110 इजराइल के सैनिक वासिले जहन्नम हुए हैं और 1050 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब सुनिए फिलिस्तीन का भी अपडेट। फिलिस्तीन ले चलूं तो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की रेड के दौरान इजराइल ने 3 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इसी तरह से वेस्ट बैंक के एक जनीन के मोहल्ले में इजराइल ने रेड करी। रेड करने के दौरान जैसे गाजा और लेबनान में तबाही इजराइल के सैनिक मचाते हैं, वैसे ही जनीन के अंदर तबाही मचाई, सड़कों को उजाड़ दिया, मकानों को तोड़ दिया, फिलिस्तीनियों को डराकर इलाके को खाली करवा दिया। देखिए। حي الزهراء الجيش قاعدين بكافوا عند الكوسي والجبات وقعت عند الكوسي. इसी तरह से आइए अब गाजा की सुनिए। गाजा पर बमबारी जारी है और अहमद अबू नाम के एक और इजराइल ने पत्रकार को शहीद कर दिया है गाजा सिटी के अंदर। ट्रंप के आने से कोई भी फर्क अमेरिका में नहीं पड़ा है, बल्कि बता दूं कि फिलिस्तीनी समर्थक और भी सड़कों पर आ गए हैं और फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अमेरिका ठीक इसी तरह से जापान में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन आज भी जारी है। मेरे दोस्तों, स्वीडन भी आपको दिखाना चाहूंगा और ये तमाम तस्वीरें इसलिए दिखाता हूं ताकि आप समझ सके कि हम और हमारे देश में भले ही हम मजबूर हैं कि हम फिलिस्तीन के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते, लेकिन हमसे ज़्यादा कट्टरवादी और इस्लामोफोबिया वाले देश खुल्लम खुल्ला वहां के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं। देखिए स्वीडन।
मेरे दोस्तों, उधर कतर ने कंफर्म किया है, अमेरिका ने धमकाया था तो कतर की एकदम निकल गई हवा। अब कतर ने कंफर्म किया है ऑफिशियली कि हमास पूरी तरह से कतर से निकल चुका है, लेकिन कतर के अंदर भी हमास का दफ्तर चालू है। गाजा के जबलिया के इलाके को इजरायली सैनिकों ने तबाह कर दिया और यूएन के बिल्डिंग को उजाड़ कर वहां पर अपना झंडा लगा दिया। उधर मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर हमास संगठन ने उन ग्रुप के ऊपर हमले किए हैं जो गाजा के अंदर गुंडे ग्रुप बन चुके थे, जहां सरकार नहीं होगी, वॉर क्राइम होगा, जहां पर आतंक होगा, मौत होगी, वहां गुंडों के ग्रुप बन जाते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो मदद आ भी रही थी बड़ी मुश्किल से, बॉर्डर के अंदर आते ही वो ग्रुप हथियारबंद उन मदद को लूट लेते थे। हमास ने उन ग्रुप के लोगों को निशाना बनाया और 20 गुंडों को मार गिराया। गाजा के अंदर नेतन्याहू पहुंचे थे और उन्होंने अपनी सेना के तारीफों में कसीदे पढ़े, खूब तारीफ करी और कहा कि हम हमास को वापस पावर में आने नहीं देंगे। בחוף הים של עזה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, עם מפקדינו וחיילינו הגיבורים שעושים כאן עבודה נפלאה פה במרכז הרצועה, בכל חלקי הרצועה. הם השיגו תוצאות מצוינות ביעד החשוב שלנו, החמאס לא לשלוט בעזה. אנחנו מחסלים את היכולות הצבאיות שלו בצורה מרשימה מאוד, אנחנו עוברים ליכולות השלטוניות שלו ועוד היד נטויה, החמאס לא יהיה בעזה. אנחנו גם עושים מאמץ מהמקום הזה בכל מקום לאתר את חטופינו ולהשיב אותם. אנחנו לא מרפים מזה ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שנשיג את כולם. החיים। उधर ईरान के खिलाफ यूएन ने जहर उगला है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। यूएन ने कहा है कि 2015 में ईरान के लिए सेट की गई थी एक लिमिट कि आप यूरेनियम सिर्फ इतना बना सकते हैं। ईरान ने उससे 32 गुना ज्यादा यूरेनियम ऑलरेडी बना लिया है, जो दुनिया के लिए खतरा है। एक जर्मन आर्किटेक्चर था जिसने कुछ ऐसे काम किए थे कि गवर्नमेंट ने उसको इनाम दिए थे। उस बेचारे ने फिलिस्तीन को सपोर्ट क्या कर दिया, उससे इनाम छीन लिया गया। जर्मनी का ये नंगापन और इस तरह का नंगापन मैं लगातार आपको 6 महीने से दिखा रहा हूं। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री बुरी तरह से इजराइल पर भड़के हैं और उन्होंने कहा है कि इजराइल वॉर क्राइम करना बंद करे, 2 स्टेट सॉल्यूशन करे, फिलिस्तीन को मान्यता दे, फिलिस्तीन को स्टेट घोषित करे और इलाके में जो जंग फैलाई हुई है इजराइल इस जंग को खत्म करके समेट ले। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के अंदर ले चलूं तो जेरूशलेम के अंदर इजराइल मस्जिद को भी तोड़ रहा है खुल्लम खुल्ला और फिलिस्तीनी घरों को भी तोड़ रहा है। देखिए अल्लाह अकबर। उधर गाजा में रोज सैकड़ों नौजवानों को इजराइल के सैनिक गिरफ्तार करके इजराइल की जेल में ठूस रहे हैं। मेरे दोस्तों, यमन ने कंफर्म किया है कि लाल सागर में अनाडोलू एस नाम का एक टैंकर था जिसको हमने निशाना बनाया है, उस टैंकर का ताल्लुक इजराइल से था। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।